Hello and welcome to Prep IAS. My name is Tushant Yadav and today we are going to cover a very important topic, cryptocurrency and blockchain technology in a very comprehensive manner. तो आपने रिसेंटली सुना होगा कि बिटकॉइन क्रैश हो गया, डोज कॉइन क्रैश हो गया। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी हैं क्या? इसको समझने के लिए ये समझना पड़ेगा कि क्रिप्टो करेंसी है क्या और क्रिप्टो करेंसी को किस मेथड से बनाया गया, किस टेक्नोलॉजी का यूज करके बनाया गया है। उस टेक्नोलॉजी का नाम है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो वो टेक्नोलॉजी है क्या, टेक्नोलॉजी क्यों यूजफुल है और क्रिप्टो करेंसी क्यों अच्छा नहीं है हमारी इकोनॉमी के लिए, ये समझना जरूरी है। तो आरबीआई ने क्यों 2018 में क्रिप्टो करेंसी पर बैन लगाया था, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों उस बैन को रिवोक किया, गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए, ये पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली समझना बहुत जरूरी है। तो आइए इस वीडियो में इसको पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली समझते हैं कि क्रिप्टो करेंसी है क्या, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है और स्टेबल कॉइन्स क्या होते हैं, जैसे कि फेसबुक की लिब्रा, ये स्टेबल कॉइन्स का क्या कॉन्सेप्ट है। इसको पूरा समझते हैं प्री एंड मेंस बोथ पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो क्रिप्टो करेंसी है क्या? बेसिकली इट्स बेसिकली डिजिटल वर्चुअल करेंसी क्रिएटेड एंड स्टोर्ड यूजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो यहां पर दो चीजें हैं, एक तो ये डिजिटल करेंसी है और किस टेक्नोलॉजी का यूज की है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का। तो करेंसी का बेसिकली काम क्या होता है, करेंसी के क्या फंक्शन होते हैं, पहले ये समझते हैं। देखिए, कोई भी करेंसी हो, जैसे हमारे पास रुपया है, इसके दो प्राइमरी फंक्शन है। क्या फंक्शन है? पहला फंक्शन है मेजर ऑफ वैल्यू। ये किसी भी कमोडिटी की, किसी भी सर्विस की वैल्यू को मेजर करता है। कैसे? आपने गए आप मार्केट में और आपने बोला आप 1 केजी पोटैटो दीजिए, तो भाई साहब कितने रुपए का? 10 रुपए का। तो 10 रुपए में 1 केजी पोटैटो है, यानी 1 केजी पोटैटो का वैल्यू कितना है? 10 रुपीज। तो आपने करेंसी के थ्रू आपने किसी भी कमोडिटी की वैल्यू को मेजर किया। सेकेंड थिंग, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, तो अगर आपने बार्टर सिस्टम पढ़ा है तो उसका क्या था ड्रॉबैक? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। बार्टर सिस्टम क्या कहता है कि जो मुझे चाहिए वो आपके पास होना चाहिए, जो आपके पास है वो मुझे चाहिए, तभी ये ट्रांजैक्शन हो सकता है। वो कमोडिटी का ट्रांजैक्शन था कि मुझे गेहूं चाहिए, आपके पास गेहूं होना चाहिए, आपको चावल चाहिए, मेरे पास चावल होना चाहिए। अगर ये कंडीशन पूरी नहीं हुई तो ये ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता। इसलिए करेंसी का इन्वेंशन हुआ, मनी का इजाद हुआ। तो मनी ने मीडियम ऑफ एक्सचेंज यानी एक्सचेंज के रूप में काम किया। कैसे? कि मैंने आपसे राइस ले लिया और आपको पैसे दे दिए, उस पैसे से आप जाकर कुछ भी खरीदिए, जरूरी नहीं है कि जो आपको चाहिए वो मेरे पास हो। समझे? तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए करेंसी का यूज हुआ। तो करेंसी के दो फंक्शन है, किसी की भी वैल्यू को मेजर करेगा और मीडियम ऑफ एक्सचेंज में यूज हो सकता है। ठीक है, नाउ क्रिप्टो करेंसी इज ऑल्सो करेंसी बट अ डिजिटल करेंसी। तो ये वैसी करेंसी नहीं है कि आपके पास फिजिकल रूप में होगी, आप नोट नहीं है जो आप टच कर सकोगे, वो स्क्रीन में होगा। जैसे मैं आपको दिख रहा हूं इस समय, आप मुझे टच नहीं कर सकते हो। तो अगर आपको मैं एग्जांपल दूं, तो बचपन में आप गेम खेलते थे और बचपन में आपको कंप्यूटर में ये सिखाया भी जाता था कि जो भी आप मॉनिटर में देख रहे हैं ना, जो भी आउटपुट मॉनिटर में आ रहा है, उसको आप केवल देख सकते हो, उसको आप छू सकते नहीं हो, फील नहीं कर सकते हो। तो डिजिटल करेंसी भी एक करेंसी है, आप उसको टच नहीं कर सकते हो, वो कंप्यूटर में होगी। ठीक है, ये समझ में आया? तो ये वर्चुअल करेंसी है बिल्कुल, और इसको बनाया गया है और इसको स्टोर भी किया जाता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करके। तो यहां पर समझने वाली चीज ये है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। चलिए, मैं मान लेता हूं अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको। गवर्नमेंट ने मुझे मेरे प्रॉपर्टी के पेपर्स जो हैं वो पीडीएफ के रूप में पीडीएफ फाइल बनाकर मेरे पास भेजी और मेरे पास पीडीएफ फाइल में मेरे मोबाइल में मैंने उसको सेव कर लिया या मेरे लैपटॉप में मैंने उसको सेव कर लिया। तो मैंने एक जगह उसको सेव कर लिया। अब किसी दिन ऐसा हो सकता है कि कोई हैकर वो क्या करे, मेरे लैपटॉप या मेरे मोबाइल को हैक कर ले और वो मुझसे रैंसम मांगे कि तुम मुझे पैसा दो तभी मैं तुम्हारा डेटा वापस करूंगा, ये प्रॉपर्टी के पेपर्स में तभी तुम्हें वापस करूंगा। तो वो डेटा मैं तुम्हें तभी एक्सेस करने दूंगा जब तुम मुझे कुछ पैसा दोगे, या तो मैं उस डेटा को डिलीट कर दूंगा। तो ऐसी धमकी देकर आपसे क्या करेगा, वो बेसिकली रैंसम मांगेगा। तो इस सिचुएशन में क्योंकि ये डेटा आपके एक ही जगह पर स्टोर है और वो आपके लिए बहुत वैल्यूएबल है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो पैसे उनको देने पड़ेंगे। लेकिन अगर इसकी जगह एक चीज सोचिए कि ये जो पीडीएफ की फाइल आपके पास आई,
आपने अपने 5 दोस्तों को वो पीडीएफ फाइल सेंड कर दी। अब इन 5 दोस्तों के पास भी वो पीडीएफ फाइल है जो आपके पास पीडीएफ फाइल थी। अब अगर किसी ने हैक कर लिया तो आप उससे क्या कह सकते हो कि मैं पैसे वैसे नहीं दूंगा, तुम ले जाओ इसको डिलीट कर दो, तुम्हें जो करना है वो कर लो। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मेरे 5 दोस्तों के पास वो डेटा एकदम सेफ है। यानी आपने डेटा का डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया। डेटा एक जगह पर सेंट्रलाइज्ड ना होके डेटा कई जगह पर डिसेंट्रलाइज्ड है, तो उस डेटा को डिलीट करना अब मुश्किल है, उस डेटा को हैक करना अब मुश्किल है। इसी टेक्नोलॉजी को बोलते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ये लिखकर लाया हूं मैं आपके लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इसको पढ़िए। अ सिक्योर्ड है पूरा, डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस दैट मेंटेन्स कंटिन्यूअसली ग्रोइंग लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स और ट्रांजैक्शन। तो जो भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो बिटकॉइन में, या कोई भी ट्रांजैक्शन है, कोई भी डेटा है आपका, तो वो एक जगह पर सेंट्रलाइज्ड रूप से आपके पास नहीं, वो बल्कि डिसेंट्रलाइज्ड रूप से सब जगह पर अवेलेबल होगा। और वो सिक्योर क्यों है? क्योंकि कोई उसे डिलीट नहीं कर सकता। Which means कि old entries can't be deleted and new entries will be visible to all। तो अगर किसी ने ट्रांजैक्शन किया तो वो जो ट्रांजैक्शन हुआ वो सबके पास आकर उसको सबको दिखने लगेगा। तो क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, तो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, आपने कोई भी ट्रांजैक्शन किया तो वो किसी एक जगह उसमें भी एक ब्लॉक और जुड़ जाएगा। तो ब्लॉक जुड़ते जाएंगे, जितने भी ट्रांजैक्शन आप करोगे उतने ब्लॉक्स जुड़ जाएंगे। तो किसी एक ब्लॉक को आप डिलीट नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो डेटा है वो डिसेंट्रलाइज्ड है, हर जगह पर फैला हुआ है। तो ये फायदा है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेसिकली क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजैक्शन को सेव करने के लिए, स्टोर करने के लिए यूज की जाती है। तो करेंसी को क्रिएट करने के लिए और उसको स्टोर करने के लिए किस टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं हम बच्चों? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी बहुत यूजफुल है। गवर्नमेंट ऐसे करके अपना डेटा भी तो सेव कर सकती है कि गवर्नमेंट का सर्वर कोई हैक ना कर पाए, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी है इसको हैक करना बहुत मुश्किल है। आप एक जगह से डिलीट कर लोगे, लेकिन कितनी जगह से और डिलीट करोगे वो सेम डेटा? तो ये 100% इसको हैक नहीं किया जा सकता। तो ये टेक्नोलॉजी बहुत यूजफुल है, हम अपना डेटा इसमें स्टोर कर सकते हैं। लेकिन क्रिप्टो करेंसी हमारे लिए खराब है। वो क्यों है उसको समझते हैं, आइए। तो क्रिप्टो करेंसी आपने समझा कि एक तरह की वो क्या है? वर्चुअल करेंसी है, जिसका हम किसकी वजह से बना रहे हैं, किस टेक्नोलॉजी से बना रहे हैं? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जो कि डिसेंट्रलाइज्ड है। इतना आप समझ गए। चलिए, तो फीचर्स क्या हैं क्रिप्टो करेंसी की? क्रिप्टो करेंसी के बहुत टाइप होते हैं, जैसे कि बिटकॉइन, डोजकॉइन, ये क्रिप्टो करेंसी के टाइप हैं। लेकिन क्रिप्टो करेंसी के कुछ फीचर्स हैं वो देखते हैं। ये डिसेंट्रलाइज्ड है, तो क्रिप्टो करेंसी में जितने भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं सब डिसेंट्रलाइज्ड है। तो अगर जेनेटिक मटेरियल ही डिसेंट्रलाइज्ड है, यानी जिस टेक्नोलॉजी से उसको बनाया गया है वही डिसेंट्रलाइज्ड है, तो प्रोडक्ट तो डिसेंट्रलाइज्ड होगा ही। तो दैट मीन्स कि क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज्ड होते हैं। एंड देयर इज नो सेंट्रल अथॉरिटी, कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है जिसने इसको इशू किया। अगर हम बिटकॉइन की बात करें तो कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है जिसको इसने इशू किया है। समझिए इस चीज को। जैसे कि हमारे पास ये आरबीआई हमको नोट देता है 2000 रुपए का। दिस नोट इज इशूड बाई आरबीआई, तो आरबीआई ने प्रिंट किया है और आरबीआई ने इसको इशू किया है। और आरबीआई इज द सेंट्रल अथॉरिटी है, क्योंकि आरबीआई देखिए क्या कह रहा है कि मैं धारक को 2000 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, शक्तिकांत दास गवर्नर साहब। आई प्रॉमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ 2000 रुपीज। तो ये गवर्नर साहब हमसे ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि जब भी 2000 की नोट आपको कुछ लगे दिक्कत, 2000 की नोट लेकर आइएगा, या तो मैं आपको 500 की 4 नोट दे दूंगा, या 2000 का नोट बदल के दे दूंगा, या 100 की मैं आपको 20 नोट्स दे दूंगा, पर मैं एक्सचेंज कर दूंगा, इतने वैल्यू के बराबर आपको नोट्स मैं वापस कर दूंगा। विच मीन्स कि देयर इज सेंट्रल अथॉरिटी हियर, जो ये कह रही है कि आप श्योर रहिए कि आपका ये पैसा एकदम सेफ है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी के केस में कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। तो अगर किसी दिन कुछ फ्रॉड हो गया तो भैया किसके पास जाओगे? आरबीआई जैसा सेंट्रल अथॉरिटी तो यहां पर है नहीं, तो आपके पैसे डूब जाएंगे। और ये अनोनिमस है। अनोनिमस क्यों? क्योंकि ये इसको ट्रेस नहीं किया जा सकता। बेसिकली ये अनट्रेसेबल है। किसने कितना ट्रांजैक्शन किया आपको दिखेगा, पर नाम नहीं दिखेगा किसने किया, कितने रुपए का किया। समझे इस बात को? तो ये अनोनिमस है। और क्रिप्टो करेंसी को हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं?
तो आपने समझ लिया क्रिप्टो करेंसी है क्या, लेकिन इसको कैसे ऑब्टेन किया जाए। देखिए, हाउ टू ऑब्टेन क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी कैन बी ऑब्टेन बाय यूज ऑफ माइनिंग। तो हम माइनिंग करके हम क्रिप्टो करेंसी को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और माइनिंग होती है यूजिंग पावरफुल कंप्यूटर्स। तो ये कंप्यूटर्स एकदम ऐसे लगाए जाते हैं, बहुत ढेर सारे अच्छी कैपेसिटी के, जिनकी क्वांटम पावर बहुत अच्छी होती है, उनको हम यूज करते हैं और उनसे हम माइनिंग करके, जैसे ये भाई साहब माइनिंग करके बिटकॉइन निकाल रहे हैं, ये कंप्यूटर्स की मदद से हम बिटकॉइन को माइन करके निकालते हैं। अब समझिए इसको कि ये बिटकॉइन इज अ टाइप ऑफ क्रिप्टो करेंसी जिसको सतोशी नाकामोटो ने प्रोग्रामिंग करके बनाया था। अब वो प्रोग्रामिंग को उसमें माइन करके हम बिटकॉइन हमें उससे मिलता है। देयर इज ओनली 21 मिलियन बिटकॉइन। समझिए, किसी की अवेलेबिलिटी यानी सप्लाई 21 मिलियन है, लेकिन डिमांड तो बढ़ती रहेगी। 21 मिलियन ही बिटकॉइन है, लेकिन अगर डिमांड बहुत ज्यादा है तो इनके प्राइस बहुत तेजी से बढ़ेंगे। तो लोग बड़ा अट्रैक्ट होते हैं कि यार बिटकॉइन में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन जो चीज जितनी तेजी से बढ़ती है उतनी तेजी से फॉल भी तो कर सकती है। जैसे कि अभी हुआ, क्रैश हो गया तो लोगों के पैसे डूब गए। कहने का मतलब मेरा यहां पर यह है कि इसको माइन करके ऑब्टेन किया जा सकता है। तो कुछ लोग आए और खूब ढेर सारे कंप्यूटर्स लगाएं और उसको क्या करें, माइनिंग करें कंप्यूटर से, और माइन करके बिटकॉइन को ऑब्टेन करें या क्रिप्टो करेंसी को ऑब्टेन करें। दूसरा मेथड क्या हो सकता है कि आपके पास क्रिप्टो करेंसी आ जाए। भाई किसी ने वो ऑब्टेन की है, किसी ने माइन करके वो बिटकॉइन निकाला है, मान लीजिए किसी ने वो माइन करके बिटकॉइन निकाला है, आप क्या करो, उसको पैसे दे दो और बिटकॉइन उससे खरीद लो। ये भी तो एक तरीका हो सकता है कि किसी और के पास है तो आप उसके पास जाओ और कहो कि ये मुझे दे दो, मैं तुम्हें इसकी बदले इतने पैसे दे रहा हूं। तो आप बाय कर सकते हो किसी से, या कोई बेचना चाह रहा हो तो उससे आप खरीद सकते हो। एक्सचेंजिंग द लीगल टेंडर। अब ये लीगल टेंडर क्या होता है, देखिए ये कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपको बार बार परेशान करेगा। लीगल टेंडर, इसको 1 सेकंड लगेगा समझने में आपको। समझिए, एक होता है फिएट मनी, यानी किसी को अगर लीगल टेंडर, छोटा लग रहा है आपको, थोड़ा बड़ा कर दूं, 1 मिनट। अब देखिए, ठीक है। लीगल टेंडर का मतलब है 2 कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। उसको फिएट मनी होना चाहिए और उसको कोई रिफ्यूज ना कर सके। मतलब कि आप अगर 10 रुपए का नोट लेके जा रहे हो कि लाओ 1 केजी आलू दो, तो वो आलू वाला आपको मना नहीं कर सके कि मैं 10 रुपए का नोट नहीं लूंगा। दैट मीन्स कि रुपए इज अ लीगल टेंडर। आप ये समझ गए कि उसको रिफ्यूज नहीं कर सकता कोई, और वो साथ में क्या होना चाहिए, फिएट मनी। अब ये फिएट मनी क्या है, अगर ये समझ जाएंगे तो ये समझ जाएंगे लीगल टेंडर क्या है। फिएट मनी का मतलब क्या है कि ये तो वो कॉइन के फॉर्म में हो, या करेंसी के फॉर्म में हो, या वर्चुअल करेंसी या डिजिटल करेंसी के फॉर्म में हो, इस फॉर्म में होना चाहिए, और किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने उसको इशू किया हो। जैसे कि हमारे केस में ये आरबीआई ने इशू किया हो, या गवर्नमेंट ने मिंट किया हो, आरबीआई ने सबको डिस्ट्रीब्यूट किया हो, विच मीन्स कि कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होना चाहिए जिसने इसको इशू किया हो। अगर ये 2 कंडीशन फुलफिल हो रही है, दैट मीन्स कि वो करेंसी फिएट मनी है, और फिएट मनी है और कोई इसको रिफ्यूज ना करे तो क्या है, वो लीगल टेंडर है। जैसे कि रुपया हमारे यहां क्या है, लीगल टेंडर है, क्योंकि उसको इशू किसने किया है, आरबीआई ने किया है। वो किस फॉर्म में है, करेंसी के फॉर्म में, कॉइन के फॉर्म में भी हो सकता है। तो मतलब इसका मतलब वो फिएट मनी है और कोई इसको रिफ्यूज नहीं कर सकता, विच मीन्स कि रुपया क्या है, लीगल टेंडर है। तो किसी भी करेंसी का जो लीगल टेंडर होगा, उस लीगल टेंडर को आप उसको दो। जैसे इंडिया में मैं जिसके पास भी बिटकॉइन है, मैं उसको रुपया दूंगा और उससे कहूंगा मेरा बिटकॉइन मुझे, आप अपना बिटकॉइन मुझे दे दो। कहने का मतलब लीगल टेंडर के थ्रू मैं एक्सचेंज कर सकता हूं और मैं बिटकॉइन ऑब्टेन कर सकता हूं, या कोई भी क्रिप्टो करेंसी में ऑब्टेन कर सकता हूं। तो आप ये समझ गए कि फीचर्स क्या हैं, डिसेंट्रलाइज्ड, नो सेंट्रल अथॉरिटी, अनोनिमस, एंड कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, आप खुद माइन करके ऑब्टेन कर सकते हो। खूब ढेर सारे कंप्यूटर लगाओ और उनसे आप माइन करो और ऑब्टेन करो। या दूसरा तरीका, आप सेलिंग या बाइंग करके ऑब्टेन कर सकते हो। आप अपने लीगल टेंडर को भी एक्सचेंज करके ऑब्टेन कर सकते हो। इतना समझ में आया, ठीक है। नाउ क्रिप्टो करेंसी क्यों अच्छा नहीं है, इसके क्या चैलेंजेस हैं, ये समझने की जरूरत है, क्योंकि मेंस में आपको ये लिखना पड़ेगा। आपसे उसने पूछ लिया क्रिटिकली एनालाइज क्रिप्टो करेंसी, तो आपको वो चैलेंजेस लिखने पड़ेंगे कि क्या ऐसी कमियां हैं उसमें कि उसकी वजह से हमारे लिए ये चीज प्रॉब्लमेटिक है। चलिए
नेगेटिव्स। सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट है इलीगल ट्रेड। तो जब भी नारकोटिक्स में ट्रेड हो रहा है, ठीक है, साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस का यूज हो रहा है, उस ट्रेड में यूज हो रहा है, तो क्या हुआ, मैंने आपको ड्रग्स दिए और आपने मुझे क्रिप्टो करेंसी में पे कर दिया। अगर आपने मुझे क्रिप्टो करेंसी में पे कर दिया तो गवर्नमेंट तो कभी ट्रेस ही नहीं कर पाएगी। अगर गवर्नमेंट ट्रेस नहीं कर पाएगी तो ऐसे इलीगल ट्रेड बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। इलीगल ट्रेड होंगे, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होगी, समझ रहे हैं, टेरर फाइनेंसिंग होगी, मनी लॉन्ड्रिंग होगी। ये सब क्या है, चैलेंजेस हैं क्रिप्टो करेंसी के। तो क्रिप्टो करेंसी में अगर ट्रेड होने लगा तो गवर्नमेंट कभी ट्रेस ही नहीं कर पाएगी, और गवर्नमेंट ने अगर ट्रेस नहीं किया तो गवर्नमेंट ट्रेस नहीं की तो लोग उस पर टैक्स भी नहीं देंगे, तो टैक्स इवेजन भी हो सकता है, विच मीन्स कि इलीगल ट्रेड हो सकता है, नारकोटिक्स में ट्रेड हो सकता है। लोग डार्क वेब का यूज करके, डार्क वेब नाम की एक चीज है, उसका भी यूज करके नारकोटिक्स में ट्रेड करते हैं और वहां पर भी क्रिप्टो करेंसी से लेन देन करते हैं। गवर्नमेंट कभी ढूंढ ही नहीं पाती। टेरर फाइनेंसिंग के लिए यूज हो सकता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए यूज हो सकता है, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यूज हो सकता है, फाइनेंशियल फ्रॉड हो सकते हैं, लैक ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। जब कोई सेंट्रल अथॉरिटी ही नहीं है तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन किस बात का भाई। टैक्स इवेजन हो सकता है, जब गवर्नमेंट को पता ही नहीं चल रहा है कि कितने का ट्रेड हो रहा है तो टैक्स को वो लोग इवेड भी कर सकते हैं। और इतने ढेर सारे कंप्यूटर लगाकर आप माइन कर रहे हो तो कंप्यूटर चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी से, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट से, वो खूब ढेर सारा पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। इन्वायरमेंटल चैलेंज। दूसरा चैलेंज, इतने ढेर सारे कंप्यूटर यूज करोगे, ई वेस्ट जनरेशन, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जनरेशन हो रहा है, और इतने ढेर सारे कंप्यूटर्स का अगर आप डिमांड करोगे तो उनके प्राइस बढ़ जाएंगे। तो किसी स्टूडेंट को अगर लैपटॉप लेकर पढ़ना है, कंप्यूटर लेकर पढ़ना है, तो प्राइस इतने ज्यादा होंगे कि वो अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा। तो दीज आर सम इन्वायरमेंटल चैलेंजेस, पॉल्यूशन, ई वेस्ट जनरेशन। अब आपको अगर एग्जाम में कहा गया क्रिटिकली एनालाइज क्रिप्टो करेंसी, और आपके पास ये इतने चैलेंजेस हैं, 8 चैलेंजेस हैं, अब आपको प्रायोरिटी में सेट करना है कि इन चैलेंजेस को मैं पहले किसको लिखूं और लास्ट में किसको लिखूं। अब सर, जिसने अंडरस्टैंडिंग डेवलप की है, जिसने क्रिप्टो करेंसी को समझा है, वो प्रायोरिटी में सबसे ऊपर किसे लिखेगा? आप बताइए किसे लिखेगा, कमेंट बॉक्स में लिखिए। वो क्रिप्टो करेंसी में इलीगल ट्रेड को सबसे ऊपर लगेगा। तो एग्जामिनर को क्या लगेगा कि इस बच्चे को पता है कि चैलेंजेस कितने हैं, लेकिन इसे यह भी पता है कि प्रायोरिटी में सबसे ऊपर क्या होना चाहिए। उसका फोकस क्या होगा जब ऐसे चैलेंजेस सामने आएंगे रियल लाइफ में, तो उसका फोकस होगा कि इलीगल ट्रेड को रोकना है, क्योंकि इन्वायरमेंटल चैलेंजेस भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, पॉल्यूशन इंपॉर्टेंट है, ई वेस्ट जनरेशन उतना ही इंपॉर्टेंट है, उसको भी रोकना है। पर इन्वायरमेंटल के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, दिस इज अ लॉन्ग टाइम प्रोसेस उसको रोकने के लिए। लेकिन ये अभी हमारी प्रायोरिटी है, नारकोटिक्स में ट्रेड ना हो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग ना हो, ये प्रायोरिटी है। इस प्रायोरिटी को आप पहले लिखेंगे। तो एक आईएएस का काम क्या है, आपके अंदर वो ऑफिसर लाइक क्वालिटी ढूंढ रहे हैं वो, तो आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है सर। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के बाद सॉल्यूशन भी देना है। तो अगर ये प्रॉब्लम्स हैं, जिस ऑर्डर में आपने प्रॉब्लम्स लिखी हैं आंसर्स में, उसी ऑर्डर में आपको सॉल्यूशन भी लिखना चाहिए कि मैं इलीगल ट्रेड को सॉल्व करने के लिए क्या करूंगा। आईएएस का माइंड थॉट प्रोसेस ऐसे वर्क करना चाहिए। तो आप जो चैलेंजेस लिख रहे हो, तो आपने चैलेंजेस आइडेंटिफाई किए, आपने सॉल्यूशन लिखा, आप आगे चलकर फील्ड में उसको इंप्लीमेंट करोगे, इंप्लीमेंट करने के बाद लोगों से फीडबैक लोगे, फिर अपने पॉलिसी में अमेंडमेंट करोगे, फिर उसको इंप्लीमेंट करके देखोगे। ये काम है आईएएस का। तो वो आपके अंदर वो ऑफिसर लाइक क्वालिटी ढूंढ रहे हैं। और आंसर राइटिंग में आप यूनिक बनने के चक्कर में आप एनवायरनमेंट को पहले रख देंगे, फिर वो एग्जामिनर को लगेगा यार इसका बहुत ज्यादा फोकस एनवायरनमेंट पे है, इलीगल ट्रेड को तो रोक ही नहीं रहा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है वो भी तो इतना इंपॉर्टेंट है, उसको तो ये फोकस दे ही नहीं रहा, उसको तो लास्ट में प्रायोरिटी दे रहा है। तो वहां पर प्रायोरिटी भी सही तरीके से सेट करनी है सर। तो ये जो गेम है यूपीएससी का, ये अंडरस्टैंडिंग का गेम है, केवल नॉलेज का नहीं, इंफॉर्मेशन का नहीं। इंफॉर्मेशन तो मैंने आपको 8 पॉइंट बता ही दिए, इंफॉर्मेशन का नहीं सर, अंडरस्टैंडिंग का। आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि किसको पहले लिखना है और किसको बाद में लिखना है। ये खेल है, समझिए इस चीज को, ठीक है। तो दीज आर द नेगेटिव्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी। अगर इतने नेगेटिव्स हैं तो फिर आरबीआई ने क्या किया इसके बारे में, आइए इसको समझते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी एंड डेवलपमेंट इन इंडिया, ये हेडिंग है। समझते हैं कि आरबीआई ने क्या किया। आरबीआई 2013 से ये बात कह रहा है कि क्रिप्टो करेंसी में आप लोग ट्रेड मत कीजिए। आरबीआई वार्न कर रहा है पीपल को मत कीजिए, पर लोग मानते नहीं है, इंडिया के लोग मानते ही तो नहीं है। तो 2018 में आरबीआई ने क्या किया,
सभी बैंक्स को बोला, सभी मोबाइल वॉलेट्स पीपीआई को बोला कि भैया आप लोग क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कंपनी है, उनसे आप रिलेशन ही बंद कर दीजिए, कोई नाता मत रखिए। भाई बैंकों का क्या यहां पर योगदान है? बैंकों को क्यों आरबीआई ने ऐसा बोला? क्योंकि बैंक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। कैसे, ये समझते हैं। अब जैसे क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज करके ऐसी कॉइन स्विच, कुबेर या कॉइन डीसीएक्स नाम की ऐसे ऐप्स होते हैं जहां पर आप क्या कर सकते हो, क्रिप्टो करेंसी को बाय कर सकते हो। दीज आर बेसिकली क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज। आप अपना लीगल टेंडर रुपया दोगे, वो आपको क्रिप्टो करेंसी जो भी बिटकॉइन चाहिए, डोज कॉइन चाहिए, जो भी कॉइन चाहिए वो आपको दे देंगे। यानी बेसिकली ये इस प्लेटफॉर्म से, जैसे पेटीएम से आप पैसे ले लेते हैं, पेटीएम से आप पे कर देते हैं, यहां से आप क्या कर सकते हैं, बेसिकली क्रिप्टो करेंसी बाय कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं, जो भी आपको करना है। कॉइन स्विच या कॉइन डीसीएक्स ऐसे क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज होते हैं, वहां से आप ये सारी चीजें कर सकते हो। अब आप करते कैसे हो, तो इन कॉइन स्विच कुबेर ऐप में जाओगे आप, वहां पर क्या कहोगे, मुझे 1 बिटकॉइन चाहिए, तो आपको डिजिटली तो पे करना पड़ेगा ना, और आप पे करोगे तो अपने बैंक अकाउंट से ही तो पे करोगे। तो अगर बैंक ही मना कर देगा कि अगर ऐसे जितने भी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है, मैं उनके द्वारा जितने भी ऑर्डर आएंगे मैं उनको पास ही नहीं करूंगा, यानी मैं उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करूंगा, तो आप बैंक के थ्रू ही तो पे करोगे, या बैंक के थ्रू ही तो आपके बैंक अकाउंट में ही तो पैसे आएंगे। तो बैंकों को आरबीआई ने क्या कहा कि आपको इनसे कोई रिलेशन ही नहीं रखना है, यानी कोई भी आप ये ट्रांजैक्शन होने ही नहीं दोगे। जब ये ट्रांजैक्शन ही नहीं होगा तो ये कंपनियां क्या करेंगी, कुछ नहीं कर सकती हैं। तो ये कंपनियां जो हैं भागकर सुप्रीम कोर्ट के पास गई कि सुप्रीम कोर्ट जी, ना ही इस कंट्री में ऐसा कोई लॉ है जिसने इस चीज को इलीगल कहा हो। तो ऐसा कोई भी लॉ नहीं है कंट्री में। जब तक कोई लॉ नहीं है तो आरबीआई कैसे ये कह सकता है बैंकों को कि मेरे से कोई भी रिलेशन नहीं रखिए, क्रिप्टो करेंसी को मैं बैन कर रहा हूं? कैसे कह सकता है आरबीआई? ये कोई लॉ तो होना चाहिए। और आरबीआई ने ब्लैंकेट बैन कर दिया, यानी आरबीआई को परखना चाहिए था क्या प्रोज हैं क्या कॉन्स है। रेगुलेटर का काम है तो उसको रेगुलेट करना चाहिए था। जैसे फैन का रेगुलेटर होता है, आप स्पीड को कंट्रोल करते हैं ना, तो आरबीआई पूरे मनी मार्केट को कंट्रोल करता है। अगर आरबीआई पूरे मनी मार्केट को रेगुलेट कर रहा है तो रेगुलेटर काम तो है रेगुलेट करना, किसी चीज को बैन करना थोड़ी नहीं। बहुत कंडीशन में बैन भी कर सकता है, लेकिन यहां पर ब्लैंकेट बैन क्यों नहीं सही है? क्योंकि प्रोस एंड कॉन्स को उसने तौला नहीं है। उसको देखना चाहिए था क्या गलत है क्या सही है, रेगुलेट कर सकता था। केवाईसी नॉर्म्स के लिए कह सकता था, या मनी लॉन्ड्रिंग के लिए कुछ प्रिकॉशन है उनको वो डाल सकता था कि भाई आपको ये प्रोसीजर फॉलो करना है, तो हम वो प्रोसीजर फॉलो कर लेते। लेकिन आरबीआई ने बैंकों को ही मना कर दिया, ये ब्लैंकेट बैन इज नॉट ओके विथ अस, हम ये ब्लैंकेट बैन नहीं चाहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के पास मसला गया। तो मार्च 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वी आर रिवोकिंग दिस आरबीआई बैन, कि आरबीआई के बैन को हम रिवोक करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा? आर्टिकल 19(1)(g कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 19(1)(g में राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, आप किसी भी प्रोफेशन को प्रैक्टिस कर सकते हो। तो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज भी एक प्रोफेशन है, उनको वो लोग क्यों नहीं प्रैक्टिस कर सकते हैं? आरबीआई कौन होता है रोकने वाला? कोई भी प्रोफेशन आप प्रैक्टिस कर सकते हो, आर्टिकल 1(g ये कहता है। तो आरबीआई ने, इस सुप्रीम कोर्ट ने ये पहला पॉइंट दिया। और दूसरा पॉइंट ये दिया, टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, यानी कि अगर किसी ने किसी का रेप किया है तो उसको उम्र कैद दे दो, फांसी की सजा दे दो, लेकिन अगर तुम्हारी कोई पेंसिल चुरा ले गया है उसको 15-20 साल की सजा थोड़ी नहीं दे सकते हो। कहने का मतलब जितना जुर्म किया है आपने उसके प्रोपोर्शनल ही तो आपको पेनल्टी देगा, उसके प्रोपोर्शनल ही तो आपको सजा मिलेगी। एक छोटे से कंट्री को मारने के लिए, श्रीलंका जैसे कंट्री को अगर उड़ाना है तो आप न्यूक्लियर बॉम्ब का यूज थोड़ी ना करोगे, आप तो आर्मी भी भेज सकते हो। कहने का मतलब यह है मेरा, ये सब एग्जाम्पल का मतलब यह है टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, यानी जितना आपने जुर्म किया है उतनी ही सजा मिलनी चाहिए। तो आपको आरबीआई रेगुलेट करना चाहिए, ब्लैंकेट बैन नहीं करना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये दोनों चीजें बताते हुए आरबीआई के बैन को रद्द कर दिया। आरबीआई ने ये स्टेप लिया, तो आरबीआई के स्टेप को उन्होंने, जो बैन किया था आरबीआई ने, उसको रिवोक कर दिया। गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए, अब गवर्नमेंट के साइड को समझ लेते हैं। गवर्नमेंट ने 2017-18 में 2 कमेटी बनाई, दिनेश शर्मा कमेटी एंड सुभाष चंद्र कमेटी। इन दोनों कमेटी ने फाइनेंस मिनिस्ट्री को सजेस्ट किया था कि बैन कर दीजिए क्रिप्टो करेंसी को, आप बैन कर दीजिए। ठीक है, ये सजेशन मिल गया। 2018 आया, बजट में कहा गया कि क्रिप्टो करेंसी अब लीगल टेंडर नहीं है। लीगल टेंडर का मतलब क्या है कि उसको कोई भी रिफ्यूज कर सकता है।
समझे इस बात को। लीगल टेंडर का मतलब कोई भी रिफ्यूज कर सकता है, और वो फिएट मनी भी तो नहीं है, क्योंकि कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी भी तो नहीं है क्रिप्टो करेंसी के पास, तो दे आर नॉट अ लीगल टेंडर। तो बजट में उन्होंने ये कहा, और 2019 में उन्होंने ये कहा कि वी आर कमिंग विथ अ बिल जिसका नाम है बैनिंग ऑफ क्रिप्टो करेंसी बिल 2019। फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर है एक डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, उसने ये प्रपोजल जो है ड्राफ्ट किया है। क्या प्रपोजल है? बैनिंग द क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ डिजिटल करेंसी बिल 2019, जिसमें उन्होंने कहा वी विल बैन ऑल टाइप्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी इशूड बाय प्राइवेट ऑपरेटर्स। तो जितने भी प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं, उन्होंने जो भी क्रिप्टो करेंसी को अगर लॉन्च किया है, इशू किया है, तो हम उस सभी को बैन कर देंगे। एंड दैट विल बी अ नॉन बेलेबल ऑफेंस, उसकी बेल नहीं मिलेगी और 10 साल तक की जेल कर देंगे, कारावास के अंदर डाल देंगे। लेकिन इन फ्यूचर अगर आरबीआई ऐसा काम करना चाहे, आरबीआई ब्लॉकचेन बेस्ड डिजिटल करेंसी अगर इशू करना चाहे, तो हम आरबीआई को परमिट करते हैं। क्यों? क्योंकि आरबीआई सेंट्रल अथॉरिटी है, वो ये काम कर सकता है, क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बहुत यूजफुल है हमारे लिए। तो ये गवर्नमेंट का स्टेप है, ये गवर्नमेंट की तरफ से ये डेवलपमेंट है, आरबीआई की तरफ से ये डेवलपमेंट है। ये आपको समझ में आया? तो अभी आरबीआई ने क्या कहा, अभी कुछ अगर रिसेंटली की बात करूं मैं, वैसे ये बॉल बाय बॉल कमेंट्री इंपॉर्टेंट नहीं है अगर आप ये समझना चाहें, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि आरबीआई के बैन को रिवोक कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन कुछ बैंक अभी भी अपने कस्टमर को ये बोलते रहते हैं कि आरबीआई ने उस समय एक सर्कुलर डाला था 2018 में कि बैंक कभी ये काम नहीं करेंगे, ये ट्रांजैक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो आरबीआई बैंकों को अब ये कहता है कि मैंने जो कहा था वो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, तो मैंने अब ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, क्योंकि वो तो बैन को रिवोक कर दिया ना, तो ये सब बात खत्म है। तो ये सब चीजें बॉल बाय कमेंट्री है, ये यूजफुल नहीं है हमारे लिए। जितना यूजफुल था डेवलपमेंट, वो मैंने आपको पूरा बता दिया। अब आपका काम क्या है? इन चीजों को इंटरकनेक्ट करना। क्रिप्टो करेंसी मैंने बता दिया, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट कौन है? पॉलिटी से जाके उसका डॉट कनेक्ट कीजिए कि पॉलिटी में सुप्रीम कोर्ट को देखिए, सुप्रीम कोर्ट की जुडिशियल ओवर रीच को समझिए, जुडिशियल सुप्रीमेसी को समझिए, ये कॉन्सेप्ट समझिए। गवर्नमेंट कौन है, लेजिस्लेचर कौन है, एग्जीक्यूटिव कौन है, जुडिशरी क्या है, आरबीआई क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी है या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये कनेक्ट कीजिए अपने डॉट। तो आप एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, बाकी सारे डॉट्स आपको कनेक्ट करने हैं, क्योंकि ये इंटरकनेक्शन का खेल है सर। इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप होगी। आपने बहुत ढेर सारी इंफॉर्मेशन ले ली, लेकिन उसको लेने के बाद आप उसको नॉलेज में कन्वर्ट करें। नॉलेज में कैसे कन्वर्ट होगा? एनालाइज करें उस चीज को। क्रिप्टो करेंसी समझ में आया? अब एक लास्ट टॉपिक बचा है, स्टेबल कॉइन्स क्या होते हैं। देखिए, स्टेबल कॉइन भी एक तरह की क्रिप्टो करेंसी है, जैसे कि बिटकॉइन होता है, तो स्टेबल कॉइन्स भी क्रिप्टो करेंसी का ही टाइप है। लेकिन इसका जो प्राइस है दैट इज बैक्ड बाय रिजर्व असेट लाइक गोल्ड, डॉलर और फिएट करेंसी। यानी इसका जो प्राइस है दैट इज बैक्ड। जैसे आरबीआई को अगर कोई भी करेंसी इशू करनी है, तो उसके पास क्या है? मिनिमम रिजर्व सिस्टम। इतने रिजर्व होना चाहिए, 200 करोड़ का आपके पास असेट होना ही चाहिए, तभी आप करेंसी इशू कर सकते हो। 200 करोड़ में भी 115 करोड़ का गोल्ड होना चाहिए, आपके 85 करोड़ की फॉरेन सिक्योरिटी एसेट्स होने चाहिए। वो आप समझेंगे बाद में, जब आप आरबीआई पढ़ेंगे और मिनिमम रिजर्व सिस्टम पढ़ेंगे, तो उसमें आपने पढ़ा होगा। विच मीन्स कि कहने का मतलब यह है कि एक कुछ ना कुछ होना चाहिए जो उसको बैक कर रहा हो। यानी यहां पर स्टेबल कॉइन्स के केस में क्या है? दिस प्राइस, क्रिप्टो करेंसी का जो भी प्राइस है, इज बैक्ड बाय सम असेट लाइक गोल्ड, डॉलर एंड फिएट करेंसी। जैसे कि फेसबुक की लिब्रा, फेसबुक ने लिब्रा प्रपोज की है, अभी ऐसा हुआ नहीं है। लिब्रा, टेथर, बेस कॉइन, ट्रू यूएसडी। समझे स्टेबल कॉइन्स क्या है? लेकिन अगर मैं स्टेबल कॉइन्स को फिर से एनालाइज करूं, तो ठीक है, सेंट्रल अथॉरिटी फेसबुक आ गया, चलिए मैं मान लेता हूं कि उसने इशू किया, सेंट्रल अथॉरिटी फेसबुक है। लेकिन क्या ये जो चैलेंजेस मैंने आपको बताए, इलीगल ट्रेड, नारकोटिक्स, टेरर फाइनेंसिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, ये सब क्या सॉल्व हो रहे हैं? चलिए, फाइनेंशियल फ्रॉड नहीं होगा, ये मान सकते हैं। कंज्यूमर को प्रोटेक्शन मिल जाएगी, ये मान सकते हैं। लेकिन टैक्स इवेजन से क्या बच सकते हैं? क्या इन्वायरमेंटल का जो कंसर्न है वो क्या सॉल्व हो रहा है? तो स्टेबल कॉइन लाने से क्या ऐसा कुछ हो रहा है? नहीं। विच मीन्स कि चैलेंजेस रिमेन्स द सेम। चैलेंजेस अभी भी वो सेम है। इलीगल ट्रेड, क्योंकि ये ट्रेसेबल नहीं है, आप ट्रेस कैसे करोगे यार? समझे इस बात को? ये आपको पूरा पिक्चर मिल रहा है, ये कॉम्प्रहेंसिव एनालिसिस आपको समझ में आ रही है? आई होप कि आपको समझ में आ रही हो। तो क्रिप्टो करेंसी का ये जितने भी अभी तक डेवलपमेंट है, मैंने आपको पूरा कॉम्प्रहेंसिवली कवर करा दिया है। इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्री और मेंस में 250 वर्ड्स का लिखने के लिए आएगा, उतने वर्ड्स के लिए आप एकदम रेडी हैं अब, चैलेंजेस के साथ, प्रायोरिटी के साथ।
आई होप कि आपको ये क्रिप्टो करेंसी एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। ठीक है, थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।